जी शुरू से बता रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 15 ये स्टार्ट किया है हमने। इसे बोलते हैं कंटिन्यूस टाइम और ये डील करेगा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर याद हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें आगे कुछ वेरिएशंस हैं। कभी इसके जो टर्म है वो कांस्टेंट होगी, कभी कांस्टेंट नहीं होगी। अभी हमने इसका सिंपल वर्जन वो डिस्कस करना है, इसलिए अभी हम कांस्टेंट टर्म को कंसीडर करेंगे, वेरिएबल वाले को बाद में कंसीडर करेंगे। और ये जनरली ये लिखा जाता है इक्वेशन को, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल वाली। अब ये इक्वेशन के नीचे डेफिनेशन है, उस इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्लूड हो। तो इस इक्वेशन में ये फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्लूड है। जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इसमें एक्स की पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसी तरह एक इक्वेशन जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद हो, जिस तरह ये है, इसे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। एक को बोलते हैं होमोजीनियस केस और एक को बोलते हैं नॉन होमोजीनियस केस। देयर आर टू केसेस, होमोजीनियस केस और नॉन होमोजीनियस केस। होमोजीनियस केस का मतलब इक्वल के बाद 0 होना चाहिए। नॉन होमोजीनियस में इक्वल के बाद 0 नहीं होता। अभी हम होमोजीनियस केस को डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आपको बताया, इक्वल के बाद 0 होगा और इसे लिखेंगे ऐसे, डी वाई अवर डी टी प्लस ए वाई इक्वल 0। अब ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन ये उसका होमोजीनियस केस था। ऊपर वाला ये जनरल केस है। अगर तो W इक्वल टू 0 हो गया तो होमोजीनियस है, W इक्वल टू 0 ना हुआ तो नॉन होमोजीनियस है। लेकिन ये नीचे वाला तो होमोजीनियस केस है ना। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस केस है, इसे यूं भी लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटर्न एज डी वाई अवर डी टी इक्वल माइनस ए वाई। जी सर। बोलते रहो साथ साथ। अब आपने इस इक्वेशन को दोनों तरफ वाई से डिवाइड कर देना है। तो ये बन गया 1/y डी वाई ओवर डी टी इक्वल माइनस ए वाई ओवर वाई। ये वाई इससे कैंसिल, ये आपके पास आ गया 1/y। ये आगे लिख लो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय। तो ये बन गया 1/y डी वाई ओवर डी टी इक्वल माइनस ए। और फाइनली आपके पास ये जो डी टी है, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके माइनस ए डी टी, माइनस ए डी टी। यहां तक आसान काम, कोई टेंशन नहीं। अब आपने टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड, इंटेग्रल लेंगे तो ये बन जाएगा 1/y डी वाई। ये बन जाएगा माइनस ए डी टी, यही होगा ना। जी सर। जी सर। अब 1/y की इंटीग्रेशन क्या होती है बोला। शाबाश, जवाब बिल्कुल सही। ln y प्लस p1 इक्वल माइनस ए की, ये होगी माइनस ए टी प्लस C2। अब तो पता चल गया इसको सुमेरा को टी कहाँ से है। जी सर, पता चल गया। ठीक है, ln y इक्वल माइनस ए टी प्लस C2 माइनस C1। अब लेट कर लें C2 माइनस, ये दोनों चूंकि कांस्टेंट है, इसको कोई एक कांस्टेंट ही लेट कर लें, बार बार C2 C1 लिखने से बेहतर है इन दोनों को आप C कह दें। तो ln y बराबर है माइनस ए टी प्लस सी। अब हमें y चाहिए, यहाँ पे तो ln y है, तो क्या करेंगे। टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लिया तो ये बन गया e की पावर ln y। एक्सपोनेंशियल का रूल है, पावर में लिखते हैं। और इस तरफ आ गया e की पावर माइनस ए टी प्लस सी।
यहाँ तक ओके है तो बता दो। जी सर ओके। अब ये ई इस ln से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया y, और इस तरफ आ गया e की पावर माइनस ए टी इंटू ई सी, अलग अलग लिख सकते हैं। जी सर। ठीक है, यहाँ पे ई सी ये भी एक कांस्टेंट ही है, तो इसे आप फर्दर लेट कर लें, काम को आसान करने के लिए कांस्टेंट को आप ई सी को ए कह दें। सो y इक्वल आ गया ई माइनस ए टी इंटू ए, और यही आपका जनरल सोल्यूशन है। y के फुट पे छोटा सा t लगा देना है। क्यों? क्योंकि ये जो शुरू में हमने y ड्राइव किया था, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है आपने, a इंटू ई माइनस ए टी, ये आपका सोल्यूशन निकला है, और इसे कहते हैं जनरल सोल्यूशन। ओके, जी सर ओके। इसी में इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है, पुट t इक्वल टू 0। अब आगे आपने लिखना है बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। जब t इक्वल टू 0 पुट किया तो ये बन गया y 0 इक्वल ए ई की पावर 0। ई की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो y 0 इक्वल टू ए निकला। हाँ जी। तो अब इसे ए की जो वैल्यू है y 0 जो निकली है, इसे जनरल सोल्यूशन में पुट कर दें, तो ये आपका डेफिनेटाइज्ड सोल्यूशन हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन जनरल सोल्यूशन, तो ये आपका हो जाएगा डेफिनेटाइज्ड सोल्यूशन। y t इक्वल y 0 इंटू ई की पावर माइनस ए टी, ये डेफिनेटाइज्ड सोल्यूशन। जल्दी से एक एग्जांपल छोटी सी है, ये करवा रहा हूँ, आगे लिखें। फॉर एग्जांपल वाई पावर डी टी प्लस 9y इक्वल 0, तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसका होमोजेनियस केस है क्योंकि इक्वल टू 0 है। जी सर। ए क्या है यहाँ पे? इक्वल टू 9 है। जी। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन, हमने डेफिनेटाइज सोल्यूशन फाइंड करना है, तो पहले जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। जनरल सोल्यूशन होता है जी वाई टी इक्वल ए ई की पावर माइनस ए टी, ए की वैल्यू पुट की, वाई टी इक्वल ए ई की पावर माइनस 9t, ये हो गया। अब इसे पुट t इक्वल टू 0, तो y 0 इक्वल ए, ये निकला। जी। तो ये आपका y t इक्वल ए 0, सॉरी y 0 इंटू ई की पावर माइनस 9t, ये हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जी सर। अब अगर आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन हो, इफ y 0 इक्वल है 4, तो आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। y 0 की भी क्वेश्चन में गिवन ही होती है, तो y t इक्वल है 4t माइनस 9t। दिस इज जनरल सोल्यूशन। ओके जी, खुदा। नॉट होमोजेनियस केस आज डिस्कस करना है हमने, तो जरा तवज्जो इधर ही रखनी है आपने। अब नॉन होमोजेनियस केस में मैंने कल बता दिया था, होमोजेनियस केस द फर्स्ट ऑर्डर linear differential equation is written as dy over dt प्लस ए वाई। पहले तो इक्वल टू 0 था, वो तो होमोजीनियस हो गया, अगर 0 की बजाय इक्वल टू बी कर दें, अब ये नॉन होमोजीनियस हो गया। और होमोजीनियस में तो डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन हमने निकाला था कल, और उसमें फिर इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, मीन्स टी इक्वल टू 0 पुट किया, और ए की वैल्यू निकल आई, उस ए की वैल्यू को जनरल सोल्यूशन में पुट किया, डेफिनेटाइज सोल्यूशन हो गया था। ऐसे ही है, कल जो हमने होमोजेनियस केस में जनरल सोल्यूशन किया था ना, जिसमें वाई टी इक्वल ए ई माइनस ए टी, ये निकला था। अब इसमें पार्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री का नहीं हमने ध्यान रखना होता,
लेकिन जैसे ही वैसे याद रखें जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री ये दो फंक्शन होते हैं, दोनों को जमा करके आता है। तो इसमें होमोजीनियस में चूंकि पार्टिकुलर हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए ये इसके इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल ही हो जाता है जनरल सॉल्यूशन। होमोजीनियस में पार्टिकुलर इक्वल टू 1 होता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री ये इक्वल टू ए ई माइनस ए टी होता है। इसलिए इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल ही होता है। लेकिन नॉन होमोजीनियस में पार्टिकुलर अलग निकलता है, कॉम्प्लीमेंट्री अलग। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन बनेगा। समझे बात? हाँ जी सर। हेडिंग दे दें पार्टिकुलर इंटेग्रल की। इसमें दो केसेस हैं। अगर तो ए आपका नॉट इक्वल टू 0 है, उस वक्त पार्टिकुलर इंटेग्रल ये बी ओवर ए के इक्वल होगा। इसे बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। केस टू, अगर ए आपका इक्वल टू 0 हो जाए तो पार्टिकुलर इंटेग्रल किसके इक्वल होगा? बी टी के। मूविंग इक्विलिब्रियम उसे बोलते हैं। इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल करवाता हूं तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाता है। न्यूमेरिकल एग्जांपल ये देखें जी, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है डी वाई ओवर डी टी प्लस 3y इक्वल 11, फाइंड इट्स पार्टिकुलर इंटेग्रल। यहां तक लिख लिया क्वेश्चन? सर अब इस क्वेश्चन में देखें ए किसके इक्वल है? ठीक है। वेल डन। और बी किसके इक्वल है? 11 के। 11। ए नॉट इक्वल टू 0 है। जी। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है तो पार्टिकुलर इंटेग्रल का ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि नीचे वाला? तो ये वाला लगेगा y वेरी इक्वल टू गुड। dt के। तो पार्टिकुलर इंटेग्रल इज वाई पी इक्वल बी ओवर ए 11 ओवर 3 आंसर। इसको आप बेशक डिवाइड कर लें, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, या ऐसे ही छोड़ दें। ओके हो गया? जी सर। एक और क्वेश्चन, फाइंड पार्टिकुलर इंटेग्रल। इसमें ए क्या है जी? हाँ जी। इसका कहते हैं पार्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करें। इसमें ए तो है ही नहीं, तो ए इक्वल टू 0 है, हाँ जी। बी इक्वल टू 7, तो इसमें पार्टिकुलर इंटेग्रल का ये फॉर्मूला लगेगा वाई टी इक्वल बी टी। तो बी टी की जगह पे सॉरी वाई पी है, पार्टिकुलर इंटेग्रल वाई पी। तो वाई पी इक्वल 70 आंसर है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, फिर इसकी होमोजीनियस फॉर्म बनाई। होमोजीनियस फॉर्म का मतलब इस बी को हटा के इक्वल टू 0 कर दिया, ये होमोजीनियस फॉर्म बन गई। इट कैन बी रिटन एज डी वाई ओवर डी टी इक्वल माइनस ए वाई, लिखा जा सकता है। यस लिखा जा सकता है। ठीक है। और ये 1 ओवर वाई डी वाई इक्वल माइनस ए डी टी, इस तरह भी लिखा जा सकता है। भाई वाई उधर जाके डिवाइड हो गया और डी टी उधर आके मल्टीप्लाई हो गया। यस सर, ऐसे भी हो सकता है। टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड। ओके हो गया?
जी अब 1/y की इंटीग्रेशन ln y प्लस c1 इक्वल आगे -a की इंटीग्रेशन -at प्लस c2 ओके। जी सर ln y इक्वल -at प्लस c2 माइनस c1 ओके। c2 माइनस c1 को c कह दें, लेट कर लें c2 माइनस c1 इक्वल c। यहां तक समझ आई बात। जी सर आगे अब ये नेचुरल लॉ खत्म करना है, एक्सपोनेंशियल लेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। e ln y इक्वल e माइनस ए टी प्लस सी, ठीक हो गया। अब ये एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉ के साथ कट जाती है, ये तो इधर रह गया सिर्फ y, इस तरफ रह गया माइनस ई ए टी इंटू ई सी। इस तरह भी लिखा जा सकता है, पावर ऐड हो रही है, दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। तो ई सी को आप लेट कर लें ए, तो ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया वाई टी इक्वल माइनस ए टी। इधर आपने ई सी को इक्वल कह दिया ए के। अब ये दोनों केसेस डिस्कस करने लगा, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस। इफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल वाई सी इक्वल ए ई माइनस ए टी। तो याद रखना है, अगर तो ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री इसके इक्वल होता है, लेकिन अगर ए आपका इक्वल टू 0 हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री आपका ए ई की पावर 0 ए के इक्वल होता है। अब जनरल सॉल्यूशन बाय टी, ये इक्वल होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इन दोनों को ऐड करके आता है। यहां तक ही रखें। अब मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल करवाता हूं, जिसे ध्यान से आपने समझ लेना है, तो ये सारा कुछ जो अभी तक आपको कंफ्यूज कर रहा है वो आप इंशाल्लाह जाउजल हो जाएंगे ठीक। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट ए करवाने लगा हूं। ये जी पेज नंबर 479 पे होगी, पेज नंबर 479 पे है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। ये लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी टी प्लस 4y इक्वल 12, और साथ एक कंडीशन दी हुई है y 0 इक्वल 2। आपको कहता है फाइंड वाई पी वाई सी जनरल सॉल्यूशन एंड डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखना जल्दी से बताएंगे। ये बेस है पूरे 15वें चैप्टर की, तो इसलिए इसको यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, आसान सी बात है आगे, क्योंकि इसी में एक्सटेंशन होनी है। जी सर अब यहाँ पे हेयर ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास 12 है। वो याद है ना आपको, डी वाई ओवर डी टी प्लस ए वाई इक्वल बी, ये होती है इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल। तो इसको देखते हुए ए 4 और बी 12 है। जी सर नॉन होमोजीनियस केस है जिसमें बी आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तो पार्टिकुलर इंटेग्रल अगर आपने लगाना है तो इसका क्या फार्मूला होगा बड़ा, तो आगे लिखे जरा, पार्टिकुलर ए माइनस सी बी ओवर ए होता है, वाई पी से इसे डिनोट किया जाता है। तो मैं जब लिख देता हूँ कि बी नॉट इक्वल टू 0, तो वाई पी इक्वल बी ओवर ए।
by putting the values 12 over 4 yp आ गया 3 यही आ गया ना। हाँ जी तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। हियर द इक्विलिब्रियम इज स्टैटिक, क्योंकि पार्टिकुलर इंटीग्रल में टी कहीं पे हमें नजर नहीं आ रहा। टी अगर नजर ना, एक कांस्टेंट निकला, कांस्टेंट को स्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इस केस में इक्विलिब्रियम स्टैटिक होता है। ये पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। आगे लिखिए जी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में भी हमने ये देखना है ए आपका नॉट इक्वल टू 0 है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फार्मूला होगा ए ई की पावर माइनस ए टी। अगर तो ए इक्वल टू 0 हो जाता, फिर कॉम्प्लीमेंट्री का फार्मूला होना था सिर्फ ए। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, इस वजह से ए कॉम्प्लीमेंट्री ए के इक्वल नहीं होगा बल्कि इसके इक्वल होगा। समझे बात? वाई सी ए ई की पावर माइनस ए इक्वल टू 4 है, तो माइनस 4 इंटू टी, ये कॉम्प्लीमेंट्री का आंसर है, एक एक लाइन का आंसर है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके जी, वाई पी और वाई सी ये दो काम तो हमने फाइंड कर लिए। अब आगे तीसरे नंबर पे जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन की हेडिंग दे दें। जनरल सॉल्यूशन हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री और पार्टिकुलर ऐड करके आता है। वाई टी से डिनोट किया जाता है जनरल सॉल्यूशन को, और ये होता है वाई सी प्लस वाई पी। तो बस आपने इनकी वैल्यूज रिपोर्ट करनी है, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। वाई टी इक्वल वाई सी है ए ई की पावर माइनस 4t प्लस वाई पी है 3। लें जी, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब लास्ट में डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई की जाती है, जिसमें t इक्वल टू 0 पुट किया जाता है जनरल सॉल्यूशन में। बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन पुट t इक्वल 0 जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में t की जगह पे 0 पुट कर दें, तो ये जनरल सॉल्यूशन है। जहां जहां पे t नजर आएगा मैं 0 कर दूंगा। तो ये वाई टी है, वाई 0 हो गया, इक्वल ए ई माइनस 4t, तो ये e की पावर 0 हो गई प्लस 3। ये स्टेप बताएं, समझ लग गया? यस सर। तो वाई 0, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, इनिशियल कंडीशन गिवन है इक्वल टू 2 है। तो आगे आप लिखें बट वाई 0 इक्वल टू, तो ये जो है आपके पास वाई 0, इसकी जगह 2 लिखें, ए प्लस 3 इसका इक्वल हो गया। समझे बात? यस सर। तो यहां से ए की वैल्यू निकल आई, ए इक्वल -1। मेरे पास तो -1 ही निकल रहा है, आप चेक कर लें आपके पास क्या निकल। हाँ जी तो इस ए की वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दें तो डेफिनेटाइज सॉल्यूशन हो जाता है। तो यही, तो ये हो गया वाई टी इक्वल ए की जगह पे -1 इंटू ई की पावर -4t प्लस 3, और ये -1 इंटू जब करेंगे तो 1 खत्म हो जाएगा। वाई टी इक्वल माइनस ई की पावर -4t प्लस 3। लेंगे, ये आपका डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन है। इसके एक्सरसाइज 15.1 किधर गई? ये है क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी डी, ये सारे पार्ट आपने करने हैं। इनके जनरल डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन वाई सी वाई पी ये फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं आपको कल करवाऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी ट्राई कीजिएगा। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द सॉल्यूशन का मतलब डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन आपने फाइंड करना है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन सभी की दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 ये दो क्वेश्चन आपने करके आने हैं आज, तो क्या कल देखते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन जिसमें डी वाई डी टी के साथ जो वैल्यू आ जाए
उसी वैल्यू से डिवाइड करना होता है पूरी इक्वेशन को, तो इधर लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। क्योंकि हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसमें dy ओवर dt होता है, उसके साथ कांस्टेंट या कोफिशिएंट कुछ नहीं होता। तो ये हो गया dy ओवर dt प्लस 6 ओवर 3y इक्वल 5 ओवर 3, और ये बन गया dy ओवर dt प्लस 2y इक्वल 5 ओवर 3। अब यहाँ पे a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 5 ओवर 3 है, तो a हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। सो पर्टिकुलर इंटेग्रल yp इक्वल b ओवर a, तो yp इक्वल 5 ओवर 3 डिवाइडेड बाय a क्या है हमारे पास 2, y 5 ओवर 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2, तो 5 ओवर 6 आ गया पर्टिकुलर इंटेग्रल। स्टैटिक है, इक्विलिब्रियम मूविंग नहीं है, स्टैटिक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y c a e की पावर माइनस a t, a यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए ये फॉर्मूला, तो y c इक्वल a e की पावर माइनस 2t। आगे जनरल सॉल्यूशन y t इक्वल होता है y c प्लस y p। ये इतना मोटा मार्जिन कहाँ से आ गया, इंक छोड़ता जा रहा पेन। y t इक्वल y c प्लस y p, इनकी वैल्यूज पुट की a e माइनस 2t प्लस 5 ओवर 6, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। ओके जी। जी सर। अब इसमें इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, पुट t इक्वल 0, वो बन गया y0 a प्लस 5 ओवर 6। y0 इक्वल टू 0 है, तो उसकी जगह पे 0 पुट किया, a प्लस 5 ओवर 6, तो a इक्वल माइनस 5 ओवर 6 हो गया। जी सर। इसे आपने पुट कर दिया जनरल सॉल्यूशन, पुट a इन जनरल सॉल्यूशन, तो y t आ गया माइनस 5 ओवर 6 e की पावर माइनस 2t प्लस 5 ओवर 6। ये जी आंसर है, ये डेफिनेटाइज सॉल्यूशन। अब इसकी वैलिडिटी अगर चेक करनी हो तो डेफिनेटाइज में t इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो ये हो गया y0 इक्वल टू माइनस 5 ओवर 6 e0 प्लस 5 ओवर 6, तो y0 इक्वल माइनस 5 ओवर 6 प्लस 5 ओवर 6, ये सारा इससे कट गया, तो y0 इक्वल टू 0 आ गया। क्वेश्चन में भी ये y0 इक्वल टू 0 ही है, जी सर यही है। तो वेरीफाइड। अब तो ये निदा करवाएगी मुझे इन्होंने, a माइनस 5 सर मैं कर दूं? b0, आप तो बता ही दोगी, यहाँ पे पर्टिकुलर इंटेग्रल b ओवर a का फार्मूला लगेगा, जी बिकॉज सर। a नॉट इक्वल टू 0, तो y 0 ओवर माइनस 5 0 आ गया। y c a e की पावर माइनस a t, y c आ गया a e की पावर माइनस 5 t। जनरल सॉल्यूशन y t a e की पावर माइनस 5 t प्लस 0, y t a e की पावर माइनस 5 t। कॉम्प्लीमेंट्री और जनरल दोनों यही रहेंगे ना इस केस में, जी सर। t इक्वल टू 0 किया, तो y 0 इक्वल a, तो y0 है 6, a निकला है हमारे पास 6, इसे डेफिनेटाइज में पुट किया, सॉरी जनरल सॉल्यूशन में पुट किया, 6e माइनस 5t। लो जी आंसर। वैलिडिटी चेक करनी हो
इसमें 0 पुट करें, y 0 = 6, तो क्वेश्चन में भी यही गिवन है।